अशोचानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने एक नर से कहा था कि हे पार्थ, बुद्धिमान जन कभी उसका शोक नहीं करते जो बीत गया है। यही शब्द, यही पंक्ति मैं आपसे भी कह रहा हूँ। साल 2026 के 6 महीने जैसे तैसे निकल रहे हैं या निकले हैं, आप उसके बारे में चिंता तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि चिंता करके तो बदलने वाला कुछ नहीं है। बदलाव आएगा उचित कर्म से, नियत कर्म से। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मण्य। तो नियत कर्म करने के लिए जो कुछ समय निकला है, 6 महीने, 6 साल, 60 साल, जो भी जीवन आपने निकाला है, उसके आधार पर कुछ डेटा बनाइए, अनुभव लेकर के आइए कि क्या करने से क्या बेहतर हो रहा था, और कर्मों पे ध्यान दीजिए। अन्य कोई भी चीज़, अन्य कोई भी वस्तु सिर्फ सोचने से बदलने वाली है नहीं, बदलाव तो कर्म से ही आएंगे। तो इन 6 महीने जैसे भी निकले, आने वाले 6 महीनों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, और हमारे कर्मों में नियति का, भाग्य का, ग्रहों का यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कितना साथ मिलता हुआ दिखता है आने वाले 6 महीनों के लिए। आज चर्चा का विषय यही है मित्रों। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल। आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए ये आने वाले 6 महीनों में ग्रहों का गोचर कहाँ पे, किस महीने में और क्या लाभ दे रहा है। शुरुआत करेंगे हम जुलाई से। देखिए 5 जुलाई को जब शुक्र सिंह राशि में जाएगा तो आपके लिए सिंह राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, भाग्य भाव में पड़ती है। और शुक्र आपके लिए 6ठे घर का और 11वें घर का स्वामी होता है। 6ठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी शुक्र सिंह राशि में जाएगा। देखिए सिंह राशि, पहली बात, शुक्र बहुत कंफर्टेबल तो होता नहीं है ना, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र शत्रुवत बिहेव करता है, सूर्य की राशियों में शत्रुवत बिहेव करता है। ऊपर से केतु के साथ आएगा। जो जीवन का रस है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक सूखी मिट्टी लीजिए, वो बिना रस के यानी बिना नमी के तो गोल नहीं हो सकती। गोल करने के लिए उसको रस चाहिए, नमी चाहिए, जल चाहिए। वो नमी शुक्र है हमारे जीवन का। वो भोग, वो मोह, वो विलास, ये सब शुक्र है। और केतु जो है वो सूखापन है, यानी वो ड्रायर है। अगर केतु शुक्र के साथ बैठेगा तो जीवन की जो कुछ सच्चाइयाँ हैं, जो आपने मोह का जाल फैला रखा है, जो रिश्ते नाते बना रखे हैं, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और वैवाहिक संबंध के आपके ढांचे हैं, उन सब रिश्तों में केतु ड्रायर का कार्य करता है। यानी शुक्र के जुलाई के फर्स्ट वीक में ही भाग्य वाले स्थान पे केतु के साथ जाना आपके व्यक्तिगत संबंधों के लिए, भोग भावना के लिए, नेटवर्क के लिए बड़ा ठीक तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। नेगेटिव तो यही हुआ कि संबंध खराब करेगा। हर एक संबंध, चाहे वो छोटे सिबलिंग्स का हो, बड़े सिबलिंग्स का हो, परिवार का हो, शादी का हो, विवाह का हो, इस तरह के संबंधों को लेकर ये दिक्कतें करता है। और दिक्कतें सबको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? केतु वैराग्य का देवता है। जो व्यक्ति पहले से ही संबंधों में बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, उनको दिक्कतें कम से कम करेगा। जो लोग अपने संबंधों में बहुत ज़्यादा रिलाय हैं, सामने वाले पे रिलाय करते हैं, अगर वो हंसे तो मैं हंसूंगा, वो रोए तो मैं रोऊंगा, तो फिर उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे रोना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे ही निकल के आएंगे। तो केतु के साथ शुक्र का होना एक ये चीज़ हो गई संबंधों के लिए। अच्छी चीज़ क्या हुई? आपके इनकम वाले भाव का स्वामी भाग्य वाले भाव में जा रहा है। इनकम वाले भाव का स्वामी भाग्य वाले भाव में, भाग्य और इनकम का संबंध बनता हुआ दिखता है। 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण का स्वामी भाग्य वाले स्थान में जा रहा है, शत्रुवत हो रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए, झगड़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। रोग, रिपु और ऋण, कर्जों का भी ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। नौकरी, स्ट्रगल, जॉब को लेकर के ट्रैवल के योग और भाग्य के योग बनते हुए भी दिखते हैं। तो जो लोग बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब में ट्रैवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए ये समय ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगला गोचर जो होगा 7 जुलाई को होगा, जहाँ पे बुध मिथुन राशि में आएगा, यानी बुध अपने ही घर में आएगा। और वो है, बुध आपके लिए सप्तमेश होता है और कर्मेश होता है। 7वें और 10वें घर का स्वामी बुध
अपने 7वें घर में आएगा। देखिए 10वें घर से 10वां घर काउंट करेंगे ना, तब भी 7वां घर ही आएगा। यानी करियर के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, लेन देन के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये समय अनुकूल होता हुआ दिख रहा है कि बुध आपके 7th हाउस में आएंगे। और आगे अगर हम बढ़ें तो 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 4थे घर में हैं। आप ढैया से वर्तमान समय में पीड़ित हैं। शनि का इम्पैक्ट आपकी नौकरी पे है एज ऑफ नाउ, शनि का इम्पैक्ट करियर पे है और शनि का इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पे, आचार विचार व्यवहार पे, आंखों पर, मानसिक स्वास्थ्य पे, सबकॉन्शियस पे, पर्सनालिटी पे है। अब शनि वक्री हो जाएगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, आप ये समझें कि उनको स्ट्रगल थोड़ा बढ़ा देगा। वक्रत्व जो है खासकर शनि का आपका फ्रिक्शन बढ़ा देता है। वक्रत्व तो किसी भी ग्रह का इनफैक्ट फ्रिक्शन बढ़ा देता है, लेकिन शनि तो कर्म का देवता है ना, और न्याय का देवता है। तो कर्म का देवता जब आपको और कर्म कराएगा तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है 27 जुलाई से, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगी, रिजल्ट स्लो आएंगे। ठीक है, रिजल्ट आएंगे ज़रूर, रिजल्ट स्लो आएंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं मित्रों, कोई भी चीज़, कोई भी मेहनत जो आपके द्वारा हो रही है, अगर उसका आज रिजल्ट नहीं मिल रहा, दैट डजंट मीन कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक एटम, हर एक छोटी सी एनर्जी, हर एक छोटा सा धक्का कैलकुलेट होता है और उसका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, किसी भी रूप में मिले। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो एनर्जी बनी है, निकली है, उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, वो कहीं गायब तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही आपके भी छोटे से भी कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे होंगे तो भी, बुरे होंगे तो भी। ठीक है, इसलिए नियत कर्म करते रहना है आपको। शनि का वक्र 4थे घर में बैठ के आपके घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, माता वाले भाव में है। एक तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ी समस्याएं करेगा। ठीक है, सुख समृद्धि वाले भाव में भी समस्याएं करेगा, यानी कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, पैसा बनाना है, इसको लेकर दिक्कतें नहीं करता शनि। ठीक है, आप खरीदना है खरीदिए, आप योग्यता सिद्ध कर दीजिए, ऑटोमेटिक आप खरीद लेंगे। शनि का सिंपल सा है, भाई आप योग्यता सिद्ध करिए, आप पैसा लेके जाइए। तो ये सब तो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलेज करेगा। घर खरीदना है तो भी, गाड़ी खरीदना है तो भी, घर बेचना है तो भी, कोई भी चीज़ खरीदनी है, बनानी है, घर बनाना है, तो इस सब की दिक्कतें करेगा, डिले करेगा। नौकरी पे देख रहा है, रोग पूर्ण पे देख रहा है, पैरों को लेकर के, झगड़ों को लेकर भी अवॉइड करना चाहिए। लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर के भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में डिलेज करना, एटमॉस्फेयर खराब करना, इस तरह के योग बनाएगा। और फर्स्ट हाउस को जब देखेगा तो आपके आचार विचार व्यवहार और आपके स्वास्थ्य, खासकर स्कल इत्यादि को लेकर, सरदर्द को लेकर बड़े ठीक योग नहीं बनाता, चिंता लेकर के आता है। उपाय करने पड़ेंगे, उपाय भी हम समझेंगे। ठीक है, आगे और बढ़ें। 27 जुलाई के बाद 3 अगस्त को मंगल भी मिथुन में आ जाएगा। मंगल का मिथुन में आना वैवाहिक संबंधों को लेकर के खटास लेके आएगा। 7th हाउस में मंगल अग्रेसिव होता है। बुध की राशि में मंगल बहुत अच्छा कार्य वैसे भी नहीं करता है। विवाह को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर, संबंधों को लेकर के कम बोलने का प्रयास करिएगा। फालतू के झगड़े मोल मत लीजिएगा, संबंध खराब ही होंगे। यहाँ से मंगल का इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4 कर्म क्षेत्र पे भी है। जो लोग बिजनेस में हैं वो थोड़ा अग्रेसिव बिजनेस करेंगे, अच्छा ही समझिएगा इसको, बिजनेस को लेकर के, खासकर रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर के। मंगल का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे भी है, तो अग्रेशन यहाँ बढ़ा रहेगा, एंजाइटी यहाँ बढ़ी रहेगी। इसलिए अपने शरीर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एनर्जी के फ्लो को लेकर दिशा दिखाने का काम ज़रूर करिएगा। मंगल का इम्पैक्ट 2nd हाउस पर भी पड़ेगा और 2nd हाउस आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, परिवार, धन, इन सब पे होता है, भोजन पे होता है। परिवार में कलह के योग बनाता है ये मंगल, अग्रेसिव आप हो जाते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपका 2nd हाउस आपका धन भी है, बिजनेस और करियर का संबंध आपके धन से बनता हुआ दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इट्स गुड। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम देखें तो 3 सितंबर को शुक्र तुला में जाएगा, शुक्र अपनी राशि में जाएगा। 6th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र अपने घर में जा रहा है सितंबर में। ठीक है, ये समय काफ़ी बेहतर होता दिखेगा। एक तो कर्जे से, रोग से, रिपू से, ऋण से लाभ के संयोग बनते दिखते हैं। इनकम वृद्धि के योग हैं। आपके संबंधों में, आपके नेटवर्क में, आपके आचार विचार व्यवहार में यहाँ पर बदलाव और एक पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिलता हुआ हम विटनेस कर रहे हैं। और आगे बढ़े, 19 सितंबर को मंगल कर्क में जाएगा और कर्क उसकी नीच राशि है, जहाँ पे गुरु अष्टम में पहले से बैठा हुआ है। मंगल की नीच राशि गुरु की उच्च राशि, यानी मंगल का नीच भंग भी होगा,
जो कि नीच भंग योग कहीं से बुरा नहीं है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है लेकिन एंड में चीज़ों को ठीक करता है। ये बहुत लंबा संयोग नहीं है। यहाँ पे मंगल जब आएगा 19 सितंबर को आएगा और 31 अक्टूबर को ही गुरु का गोचर हो जाएगा, राइट, 9th हाउस चले जाएंगे। हालांकि अभी गुरु का अष्टम में होने से कई गुना बेहतर होगा गुरु का 9th में होना। 31 अक्टूबर को जब गुरु 9th में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। गुरु केतु की युति भी, केतु बहुत दिक्कतें नहीं करता गुरु के साथ, राहु करता है, तो गुरु केतु की युति भी ठीक समझिएगा। अभी अष्टम में बैठ के पैतृक संपत्ति को गुरु देख रहा है, मंगल भी संपत्ति का कारक है, मंगल भी वहीं पे बैठेगा और ये गुरु का इम्पैक्ट व्यय पे है, क्रय पे है, खरीदने पे है, बेचने पे है, विदेश पे है, स्वास्थ्य पे है, लीगल लिटिगेशन पे है और ये गुरु का इम्पैक्ट परिवार पे है, धन पे है, ठीक है। 5, 7 और गुरु का इम्पैक्ट 4th हाउस पे है। ये समय प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि को लेकर के, इन्वेस्टमेंट, निवेश को लेकर के अच्छा समय है। लीगल लिटिगेशन मामलों के संबंध भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या पैतृक प्रॉपर्टी से बनते हुए दिखते हैं। अगला गोचर गुरु का ही है जो आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। ये बहुत कमाल का संयोग है। गुरु त्रिकोण पे अपना ग्रिप रखेंगे, 1st हाउस पे, 5th हाउस पे, 9th हाउस पे, ठीक है, और आपके 3rd हाउस पे। तो पुरुषार्थ पराक्रम के लिए गुरु बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, पहली बात तो, क्योंकि गुरु एक बड़ा ग्रह है, बूढ़ा ग्रह है और बहुत बिग साइज होने के कारण एक्टिविटी बड़ी अच्छी नहीं होती इसकी, स्लो कार्य करता है, लेथार्जी आलस लेकर के आता है, फैट गेन करता है, वेट गेन करता है, तो इसलिए आलस लेथार्जी के योग तो बनाएगा। लेकिन ये गुरु आपके भाग्य को लेके, आपके 1st हाउस आचार विचार व्यवहार पर्सनैलिटी को लेके, संतान शिक्षा प्रेम को लेके, यानी तीनों त्रिकोणों पर जो मूल त्रिकोण हैं आपके, वो कमाल के इम्पैक्ट वहाँ पे देने वाला है। और आगे बढ़े हम, यानी 1 नवंबर के बाद आगे बढ़ें तो 13 नवंबर को मंगल भी सिंह में आएगा, यानी गुरु को चेज करता मंगल भी वहाँ पर आएगा और 9वें घर में बैठ के ये मंगल 1, 2, 3, 4 विदेश वाले भाव को देखेगा, क्रय विक्रय वाले भाव को देखेगा। मंगल अपनी ही राशि को देखेगा, यानी वृश्चिक को देखेगा। मंगल आपके लिए 5वें घर का स्वामी है, भाग्य वाले भाव में गया है, संतान शिक्षा प्रेम को लेकर भी अच्छे योगी बनाएगा, ट्रैवल को लेकर भी अच्छे योगी बनाएगा और ट्रैवल का संबंध 12वें घर से बनता दिख रहा है। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर आपको केयरफुल तो रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, ये इतना नेगेटिव नहीं है। ये समय इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा नहीं है, अच्छा माना जाएगा। रियल एस्टेट के लिए अच्छा है और ट्रेडिंग इत्यादि को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, विदेश यात्राओं को लेकर के भी अच्छा संयोग बनाता हुआ दिखता है। और आगे बढ़े तो दिसंबर का महीना जहाँ पे कुछ बड़े गोचर भी होंगे, राहु केतु का भी होगा और राहु केतु के साथ साथ गुरु वक्री भी होंगे। वक्री होकर के धीरे धीरे फिर से अष्टम की तरफ आएंगे, लेकिन दिसंबर में तो नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, 27 में आएंगे, ठीक है। तो राहु और केतु का ट्रांजिट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है, 1.5 साल का ट्रांजिट है। तो राहु केतु जो अभी आपके 3रे और 9वें घर में बैठे हुए हैं और इसके बाद ये फिर आपके 2रे और 8वें घर में जाएंगे, ठीक है। राहु जाएगा 2रे घर में, धन वाले भाव में, वाणी वाले भाव में, कुटुंब वाले भाव में, भोजन वाले भाव में, और अष्टम में जाएगा केतु। राहु का 2nd हाउस जाना वाणी के लिए, भोजन के लिए बड़ा अच्छा तो नहीं है, ये तामस भोजन कराता है, इसलिए अपने डाइट को लेकर जरूर ध्यान दीजिएगा। दुर्मुख योग बनाता है, झगड़े इत्यादि के योग और बढ़ा देगा। हालांकि धन के लिए राहु कहीं से बुरा नहीं है और सडन गेन्स का कारक राहु होता है, ठीक है, 11वें घर का कारक माना जाता है। राहु 2nd हाउस में अच्छा इम्पैक्ट देगा, हालांकि इस पर वीडियो अलग से आएगी। केतु आपके 12वें घर को देखेगा और केतु आपके 2रे को और केतु आपके 4थे घर को देखेगा। गृह त्याग योग बनाता है, स्थान परिवर्तन के योग बनाता है। गुरु का वक्रत्व तो थोड़ा सा फिर से परेशान करेगा, लेकिन वो अगले साल है, इस साल ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा ये तो हमने ग्रहों की संरचना देख ली कि आने वाले 6 महीनों में कौन कौन से महीनों में क्या क्या पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जुलाई मिक्स है, बिकॉज केतु के साथ शुक्र है, ठीक है। श्रेष्ठों के लिए तो अच्छा नहीं है, इनकम को लेके इतना दिक्कतें भी नहीं करेगा, ठीक है। जुलाई में ही बुध का है गोचर, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। 27 जुलाई को शनि का वक्रत्व है, जो ढैया आप फेस कर रहे हैं वो ढैया के इम्पैक्ट में थोड़ा सा और फ्रिक्शन ये शनि बढ़ाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगस्त में मंगल मिथुन में जा रहा है
तो मंगल मिथुन में जाना वैवाहिक संबंधों को लेकर, अग्रेशन को लेकर, परिवार में वाणी को लेकर बड़े अच्छे संयोग नहीं रहेंगे। बिजनेस को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर ये ठीक समय दिखता है। सितंबर में शुक्र तुला में, ये अच्छा है। धन को लेके, नेटवर्क को लेके, रिश्तों को लेके सबके लिए कमाल का फेज़ है। और 19 सितंबर को मंगल कर्क में, जो कि लीगल लिटिगेशन और पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर गेंस भी हैं, खर्चे भी हैं और लीगल लिटिगेशन मामले भी यहाँ पर देखते हैं। नवंबर में गुरु, ये कमाल का फेज़ है, सिंह राशि जाना बहुत कमाल का फेज़ है। 13 नवंबर को मंगल सिंह में जाएगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। नवंबर इज़ गुड, ठीक है। दिसंबर में फिर से ट्रांजिशंस होंगे, परिवार वाले भाव के लिए अच्छे नहीं है, धन के लिए फिर से अच्छे होते दिखते हैं। तो ये तो मित्रों हो गया ग्रहों का संयोग, परिवर्तन और ट्रांजिट। अब हम बात करेंगे उपायों की। देखिए शनि का उपाय तो करना ही पड़ेगा ना, शनि का वक्र। पहली बात तो शनि का दान कर दीजिए गरीबों में, बेजुबानों में, जिनको भी आप समझते हैं कि आप उनसे बेहतर लाइफ में चल रहे हैं, यानी कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उन सबको जो भी आप चैरिटी कर सकते हैं, खाना, दवाइयाँ, कपड़े, कंबल, छाता, बरसात का मौसम है, काली वस्तु में खासकर ज़रूर चैरिटी कर दीजिएगा शनिवार के दिन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शनि न्याय का और कर्म का देवता है, अन्याय मत करिएगा, तामस भोजन मत करिएगा, मांस मत खाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, शनि जब न्याय और कर्म का देवता बन जाएगा तो आपके रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन, इस पे कार्य करना ही पड़ेगा। शनि का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस में है, शारीरिक श्रम बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, चाहे 10 मिनट ही करें लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है। शनि का इम्पैक्ट 6th हाउस पे भी है, संघर्ष देगा। संघर्ष करने को मेंटली प्रिपेयर रहिए। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा को ठीक करने का सिंपल सा मतलब है डीप ब्रीदिंग, एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। सांस खींचनी है, होल्ड करनी है, जितना भी कर सकते हैं रिलीज कर देनी है, सिंपल। कहीं पे कोई इधर ध्यान नहीं लगाना, उधर नहीं करना, कुछ नहीं, सिंपल डीप ब्रीदिंग करिए। ध्यान लग सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अलग बात है, लेकिन ये सिंपल तो होना ही चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग के साथ साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक और शीर्षासन, उल्टा खड़ा होना, यानी ब्लड फ्लो बढ़ाना है ब्रेन का। किसी भी ऑर्गन की तरफ ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ा के उस ऑर्गन की एक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। चंद्रमा मनस हो जाता, ब्रेन, राइट। तो ब्रेन के लिए भी अगर हम उल्टा खड़े होंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो इट्स गुड, राइट। तो भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए नित्य प्रति। रुद्र गायत्री मंत्र के साथ अभिषेक करना भी बहुत अच्छा है। हाँ, गायत्री मंत्रों को, चाहे कोई भी मंत्र हो, बोलना नहीं है, मन में बोलना है। रुद्र गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको मन में ही उसको बोल करके जल देना है। गणपति की आराधना बिल्कुल करते रहिए। जो भी इस समय पर आपका एकांत वैराग्य वाला भाव चल रहा है, कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, संबंध खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये समय में आपको गणपति की आराधना करने से संबंधों में प्रचुरता आती हुई दिखती है। हर बुधवार के दिन पान के पत्ते पर मोदक चढ़ाया करिए, ठीक है। इससे आपके बुध, आपके विवाह वाले भाव, करियर इत्यादि वाले सभी संयोग काफ़ी बेहतर होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, आचार विचार व्यवहार को लेकर समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं तो गुरु का उपाय करिएगा। आपके 1st हाउस के लॉर्ड गुरु हैं। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बढ़ रही हैं तब भी गुरु का उपाय करिएगा। हर थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।